नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि सुहाने आज के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेसन का विषय है पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्तर पर संस्थागत संरचनाएं। जैसा कि इस विषय से आज की जो टॉपिक है उससे आप समझ सकते हैं कि आज हम बात करेंगे पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर संस्थागत संरचनाएं कैसी हैं, कैसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय भारत में स्थापित हुए, किस किस तरह से इनका प्रबंधन हो रहा है और किस तरह से ये चल रहे हैं। तो किसी भी देश की उन्नति आधारित होती है कि वहां के जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, और उस शिक्षा व्यवस्था की नींव जो होती है वो होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से हम प्रारंभ करते हैं आज कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की नींव है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है प्राथमिक शिक्षा से, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या हुई, औपचारिक शिक्षा की नींव हुई। ये जैसे एक अच्छे घर के लिए जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है कि उसकी नींव कैसी है। हम कहते हैं कि ये मकान बहुत सालों तक अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी नींव मजबूत है। ऐसे ही किसी भी बच्चे की कैसे अपना जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलाएगा, इसकी आधार होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को पूर्व विद्यालय या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, यानी एक औपचारिक विद्यालय शुरू होने से पहले की शिक्षा। यह शिक्षा कब से कब तक दी जाएगी, 3 से 6 वर्षों तक। भारत में इसे कई नामों से जानते हैं। कहीं इसको आंगनवाड़ी कहते हैं, कहीं बालवाड़ी कहते हैं, कभी नर्सरी, पूर्व प्राथमिक देखभाल और शिक्षा, किंडरगार्टन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें एलकेजी यानी कि निम्न किंडरगार्टन और यूकेजी जिसको बोलते हैं ऊपरी किंडरगार्टन। मतलब कि ये शिक्षा व्यवस्था है। जैसे कि स्कूल में तो हम कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक की शिक्षा को सभी एक ही नाम से जानते हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है उसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो नाम है उसको अलग अलग जगह अलग अलग तरह से दिया गया है। गांव में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा है 6 साल का वो आंगनवाड़ी में जा रहा है, कहीं बालवाड़ी में जा रहा है कहते हैं, कभी बोलते हैं वो नर्सरी में जा रहा है। पर इन सभी जगह चाहे आंगनवाड़ी हो या बालवाड़ी हो या नर्सरी हो या पूर्व प्राथमिक देखभाल शिक्षा जो के अंतर्गत जो खोली गई संस्थाएं वो हो या किंडरगार्टन स्कूल हो, इन सबका उद्देश्य एक ही है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, क्योंकि ये नींव है, इसलिए ये प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि ये नींव है किसकी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की। क्या होता है कि अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अच्छी हो, उनके फाउंडेशन अच्छे बनने लगे, तो बच्चे स्कूल छोड़ने की जो होता है ना कि बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया और स्कूल को छोड़ दिया, वो कम हो जाता है। मतलब जो रिटेंशन है वो बढ़ जाता है अगर पूर्व प्राथमिक शिक्षा ठीक से होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक सुविचारित प्रणाली जो बच्चे को लंबे समय तक सीखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक सुविचारित प्रणाली है जो बच्चे को लंबे समय तक सीखने के लिए बेहतर तरीके, मतलब एक अच्छा फॉर्मेट कि कैसे सीखना है, लर्निंग कैसे करना है, यह भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा होता है। बचपन के 3 से 6 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जाता है कि 6 साल तक हमारे मस्तिष्क का 90% विकास हो चुका होता है, और अगर हम 3 से 6 साल तक
जो बच्चा है उसको हम प्रॉपर शिक्षा से मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाना लिखाना है, उसको हमको ABCD रटवाना है या उसको काउंटिंग सिखाना है। उसको उसकी जो सेंसेस हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसको सामाजिक कौशल सिखाने हैं। तो ये सब चीजें कब होती हैं? अगर 3 से 6 साल तक जब कहा जाता है कि जो मस्तिष्क है वो 90% तक उसका विकास हो जाता है, तो इस समय जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है या पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है जिसको हम बोलते हैं, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। बच्चे इन वर्षों के दौरान अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। देखिए 3 साल तक तो बच्चा कहीं निकलता नहीं है जनरली, वो अपने अभिभावकों के साथ रहता है। लेकिन 3 साल के बाद जब वो चलना फिरना दौड़ना बात करना सीखता है तो वो क्या करता है, फिर वो अपने आसपास की दुनिया को समझता है, ये दुनिया कैसी है, यहाँ क्या क्या है। तो वो सारा अगर उस समय उसको प्रॉपर गुणवत्तापूर्ण, साथ में मैं ये भी कह रही हूं कि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा मिल जाए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिल जाए, तो वो अपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आधार प्रदान करेगी। ये शुरुआती जीवन के जो अनुभव होते हैं उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब जब बच्चे ने दुनिया को देखना शुरू किया 3 से 6 साल में, तो उस समय उसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करता है। मतलब वहां पर उसका शारीरिक जो विकास होता है उसको प्रभावित करता है। अगर उस समय बच्चे को, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पेंसिल ज्यादा देर तक पकड़ाई तो हो सकता है उसका जो मस्कुलर डेवलपमेंट हो वो ठीक से ना हो। तो ये देखने की भी जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि उनको विद्यालय भेज दिया तो उनको हमने पढ़ना लिखना और पेंसिल पकड़ाना और उनके इस तरह के भी काम कर दिए जो उस समय वो बहुत नाजुक होते हैं। तो उन समय कौन सा डेवलपमेंट करना है ये भी शिक्षकों को समझने की जरूरत होती है। और अगर उस समय उनको खेलने के बहुत मौके दिए, उनका जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ, तो उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस समय क्या होता है कि वो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। प्याजे ने जो कहा है कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास बहुत तेजी से होता है, तो उस समय हम उनको मौके देते हैं कि वो चीजों को समझ सकें। फिर उसके बाद भावनात्मक विकास, जो छोटा बच्चा होता है ना उसका बहुत भावनाएं जो होती हैं वो बड़े बच्चों से बहुत डिफरेंट होती हैं। उनको बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है, क्यों, बहुत जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्यार भी करने लगते हैं। तो उस समय जब वो बच्चा स्कूल में आता है ना, तो उस समय तक उसने अपनी कुछ चीजें किसी से शेयर नहीं की होती हैं। वो घर में उसका जो बैग है वो उसका ही बैग है। हो सकता है कि वो उस समय दूसरा बच्चा उसका बैग टच भी कर ले तो वो उससे लड़ जाए। तो वहां पर शिक्षक को उसको संबल प्रदान करना है कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, उसने टच कर लिया, इससे कुछ तुम्हारा बैग खराब नहीं हुआ। तो ऐसे भावनात्मक अगर उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, सामाजिक विकास, शेयरिंग की आदत पड़ती है, केयरिंग की आदत पड़ती है, तो ये इसकी आवश्यकता है। तो समग्र विकास के लिए उन्हें इस तरह का पर्यावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें वह खेल सकें, दूसरों से बातचीत कर सकें, आसपास की दुनिया का पता लगा सकें। मैं पहले ही बोल रही हूं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे दो, उसको खेलने के ढेरों मौके दो, और जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो क्रिया विधि से सिखाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स से बात करें तो उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग होगी। आसपास की दुनिया को समझे तो ये सब चीजों का पता लगा सके। उस समय बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को, वो बहुत प्रश्न पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इस सब चीज को भी यहाँ पर टेक केयर करने की जरूरत होती है। और इस उद्देश्य के लिए, मतलब कि बच्चे के समग्र विकास के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए एक सुनियोजित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अभी एनसीईआरटी ने क्या कह सकते हैं हम, 2 दस्तावेज तैयार किए हैं, जिसमें एक में तो है पूर्व प्राथमिक देखभाल और शिक्षा के लिए नॉर्म्स हैं कि कोई विद्यालय है तो उसमें क्या क्या होगा, और दूसरा है उसका पाठ्यक्रम। तो ये बहुत अच्छे 2 दस्तावेज हैं जिनको हमको देखने की जरूरत है, और उसमें बहुत डिटेल में एनसीईआरटी
शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करती है। और जो भी हम शिक्षा में परिवर्तन करते हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज में आता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर करिकुलम और उससे रिलेटेड नॉर्म्स डेवलप किए जाते हैं। तो इसी तरह अभी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी ने अपना करिकुलम डेवलप किया है। तो जब जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय खोलना चाहते हैं और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके लिए उसको करने से पहले एक बार एनसीईआरटी के उन दस्तावेजों को देखने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है कि संविधान में भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए काफी बातें कही गई हैं। 86वां जो संशोधन हुआ 2001 में, उसमें अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके अनुसार राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान करने का तब तक प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते। 86वां संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45, जिसमें हम बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, उसी को प्रतिस्थापित किया गया कि 6 वर्ष तक की तो बात की गई थी उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन 6 वर्ष से नीचे की बात नहीं थी, तो इसलिए उसको प्रतिस्थापित किया गया। उसमें कहा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत था। लेकिन उसी को जब प्रतिस्थापित किया गया, उसमें कहा गया कि राज्य के जो सभी बच्चे हैं उसमें को प्रारंभिक और देखभाल शिक्षा का प्रावधान किया गया कि जब तक वो 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं करते हैं तब तक उनको उनकी देखभाल की जो हो उसके लिए राज्य पूरा प्रयास करे, उनको देखभाल हो और शिक्षा हो। यहाँ सिर्फ आप देखिए, यहाँ बार बार एक शब्द उपयोग हो रहा है, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, क्योंकि इन बच्चों को कोई हमको बहुत लोडेड कैरिकुलम नहीं देखना, उनकी देखभाल करना है। देखभाल करने से मतलब है ऐसे देखभाल करना है ताकि उनका विकास हो सके। सो ये था संविधान का अधिनियम जो कि 2001 में आया और इसको हम बोलते हैं 86वां संशोधन। आज हम बात कर रहे हैं कि संस्थागत संरचनाएं कैसी हैं। तो भारत में जो प्री स्कूल शिक्षा है वो 2 तरह से होती है, एक तो शासन द्वारा और दूसरी निजी निकायों द्वारा। शासन द्वारा जो है वो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाई गई, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी और बालवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की स्थापना हुई। खासतौर से आंगनवाड़ियों की बहुत स्थापना हुई। दूसरा, शासन के द्वारा नर्सरी विद्यालय भी चलाए जाते हैं। पूर्व प्राथमिक देखभाल शिक्षा केंद्र भी खोले गए। तो ये शासन के द्वारा चलाए जाने वाले वो थे कि जिसमें ICDS योजना है, पूर्व प्राथमिक देखभाल और शिक्षा है, आंगनवाड़ी बालवाड़ी है, नर्सरी स्कूल है। जो NCERT है, इसके NCERT की रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, भोपाल में है, अजमेर में है, मैसूर में है। इनके साथ इनका डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल भी चलता है। तो उस डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल में कक्षा 1 से पहले नर्सरी भी प्रारंभ की गई है। तो ये सब शासन के द्वारा है, ठीक है, ये शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है और इनकी जो देखरेख है वो शासन करता है। तो वो NCERT के अंतर्गत जो 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, भोपाल में है, अजमेर में है, मैसूर में है, भुवनेश्वर में है, तो इनके साथ एक इनका डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल भी है। वहां पर भी नर्सरी पहले नहीं था, कुछ वर्षों पहले ही नर्सरी वहां पर प्रारंभ किया गया। कक्षा 1 से पहले वहां KG1 और KG2 प्रारंभ किया। निजी निकायों द्वारा प्री स्कूल शिक्षा बहुत दी जा रही है, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में निजी निकायों द्वारा जो भी एस्टैब्लिश स्कूल हैं, उन्होंने ज्यादातर जो स्कूल हैं उन्होंने कक्षा 1 से पहले KG1 और KG2 प्रारंभ कर दी है। नर्सरी जो है, नर्सरी विद्यालय जो हैं वो गैर मान्यता प्राप्त चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2.5 से 4 वर्ष के बच्चों को KG क्लासेस के लिए तैयार करते हैं। वहां पर उनको खेल खेल में उनको सिखाते हैं, उनकी बहुत सारी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। तो वो नर्सरी है। और निजी निकायों के द्वारा खासतौर से स्कूल्स में जो एस्टैब्लिश स्कूल हैं जहां प्राइमरी शिक्षा दी जा रही, उनके साथ ही KG1 और KG2, LKG और UKG
लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन स्कूल है। कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। नर्सरी में जो है वो 4 साल के बच्चे 3.5 साल के बच्चे तक होते हैं। लोअर किंडरगार्टन 1 साल का है जिसमें 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं। अपर किंडरगार्टन 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं। तो ये भारत में जो प्री स्कूल शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी बात है कि मतलब भारत में 2 तरह से सामान्यता, एक तो शासन के द्वारा और एक निजी निकायों के द्वारा। जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट के द्वारा ICDS योजना के द्वारा जो आंगनबाड़ी योजना चलाई जा रही है वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। और शहरी क्षेत्र में दोनों तरह की बात है। शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भी है और निजी निकाय जो प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्राइवेट स्कूल में केजी कक्षाएं, लोअर केजी और अपर केजी चल रही हैं। और नर्सरी जो है वो सामान्यता ये एस्टेब्लिश जो स्कूल है उसमें नहीं है। और नर्सरी जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है, जिनके लिए कोई बहुत परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो विद्यालय चल रहे हैं। नर्सरी जो खासतौर से सिर्फ 1 साल के लिए हैं, जहाँ पे बच्चों को घर से निकलते हैं और वहां पर वो ज्यादातर 1-2 घंटे का स्कूल होता है, 2 घंटे का, जिसमें 10 से 12 या 12 से 2 घंटे के लिए बच्चे आते हैं और वहां पर वो सोशल स्किल्स ज्यादा सीखते हैं। फिर बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा योजना क्या है? अभी हमने बात की कि भारत सरकार जो है उसमें सरकार के द्वारा ICDS और बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा योजना चलाई जा रही है। बाल्यावस्था शिक्षा पूर्व योजना जो है प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए और रिटेंशन रेट सुधारने के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना था। मतलब मैं 2-3 बार इस बात पर जोर दे चुकी हूं कि जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा है वो बेसिकली प्राथमिक शिक्षा के लिए एक तैयारी है, इसलिए इसको तत्परता कार्यक्रम कहा गया। ठीक है, यह बच्चों के लिए एक तरह से तत्परता रेडीनेस प्रोग्राम है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों को विद्यालय पूर्व शिक्षा केंद्र चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलती है। जो भी स्वयंसेवी संगठन है वो केंद्र से सहायता लेते हैं और शिक्षा केंद्र खोलते हैं। कौन से? पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र खोलते हैं। दूसरा है एकीकृत बाल शिक्षा योजना ICDS। ये बहुत पॉपुलर योजना है, ये 1975 में लाई गई। ये योजना दोनों लोगों के लिए है, ये तो बच्चों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो योजना है ये 6 वर्ष के बच्चों के लिए है और साथ में प्रेग्नेंट जो वुमेन है और जो नर्सिंग वुमेन है उनके स्वास्थ्य का देखभाल भी एकीकृत बाल विकास योजना करती है। महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती हैं। ये बच्चों के अंदर बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की तैयारी के रूप में बच्चों में संचार और ज्ञानात्मक कौशल पर केंद्रित योजना है। यह योजना किसके ऊपर? बच्चों में संचार और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार पर केंद्रित योजना है। इसके को हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं। एक में तो इसमें बच्चों का विकास किया जा रहा है और दूसरे में जो महिलाएं हैं, ठीक है, जिनके जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वह आगे की शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा। इसलिए इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग वुमेन दोनों के स्वास्थ्य का देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत ही आंगनवाड़ियों की स्थापना की गई। अब आंगनवाड़ी केंद्र क्या करते हैं? वो ICDS योजना के अंतर्गत ही रन करते हैं। आंगनवाड़ी पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र है जहां पर शिशुओं और उनकी माताओं की देखभाल की जाती है। माताओं और शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा के संबंध में आंगनबाड़ी प्रणाली भारत के कई हिस्सों में बड़ी सफलता के साथ काम कर रही है। इन केंद्रों में वास्तव में माता पिता के सहयोग और समुदाय को निर्माण करने में मदद की है। मतलब एक तो आंगनबाड़ी से 2 तरह की सहायता हुई। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, ठीक है, तो घर में तो वो छोड़ते तो उनको कुछ शिक्षा नहीं मिल रही थी, तो
पेरेंट्स अपने काम पे जा सकते हैं और उन बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ सकते हैं। और जब बच्चा आंगनवाड़ी में आया तो उसको खाना भी मिल रहा है वहां पे, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा है। वो लर्न कर रहा है, मतलब विद्यालय के लिए जब कक्षा 1 में जाएगा उसके लिए वो तैयार हो रहा है। पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, बुनियादी स्वास्थ्य जांच, रेफरल, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की सेवा आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा की जाती है। मतलब पोषण, जो न्यूट्रिशियस फूड हो वो, स्वास्थ्य जागरूकता के प्रोग्राम, मतलब एक अवेयरनेस डेवलप करना लोगों को हेल्थ के लिए कि हेल्थ कितनी जरूरी है। टीकाकरण, ये भी आंगनवाड़ी के द्वारा हो रहा है। छोटे छोटे जो स्वास्थ्य जांच हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनका आई टेस्ट होना, ये सब आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा होता है। तो आंगनवाड़ी दोनों तरह से सपोर्ट करती है, पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है, माताओं को सपोर्ट कर रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? भारत में अनियमित क्षेत्र, ज्यादातर जो शिक्षाएं 2 तरह से हो रही हैं, या तो सरकारी या प्राइवेट। पूर्व 3 से 6 साल बच्चों की सहायता और देखभाल की जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चे के सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है, संज्ञानात्मक विकास पे जोर दिया जाता है, भावनात्मक संचार, सामाजिक कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है, भाषा का विकास किया जाता है, माता पिता और अन्य देखभाल करने वालों को समर्थन मिलता है, और बच्चों को अनुकूल पर्यावरण मिलता है सीखने के लिए। जो मैंने पहले चर्चा की वही इसके अंदर हमने शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या हो। इसमें जो सीखने का आधार हो वो खेल हो और कला के द्वारा सिखाया जाए, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर जोर हो, जो मतलब मिनिमम लिटरेसी है कि वो थोड़ा पढ़ सकें, और मैथमेटिक्स का थोड़ा अंक ज्ञान हो, मतलब मोर और लेस समझ सकें, ज्यादा कम क्या है, ऊंचा नीचा क्या है, भारी क्या है, हल्का क्या है, ऐसे समझ सकें। निश्चित ही जब आप इन के बारे में समझेंगे तो शिक्षा का किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है, किस तरह से केंद्र, राज्य और जिला स्तर की संस्थाएं मिलजुल के काम करती हैं और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में मदद करती हैं, वो आप समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप इस सबको समझेंगे तो ये आपको एक अच्छा शिक्षक बनने में मदद करेंगी। धन्यवाद।